नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम बजट यानी हरियाणा बजट स्पेशल। मनोहर लाल जी ने अपने कार्यकाल में, ये जो सेकंड टेन्योर है जब ये डबल इंजन की सरकार चल रही है, ये तीसरा बजट बतौर फाइनेंस मिनिस्टर पेश किया है। बीजेपी खेमे में बहुत उत्साह है और कह रहे हैं कि अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ, अब तक का ये सबसे अच्छा बजट है और पीपल ओरिएंटेड यानी आम लोगों से जुड़ा हुआ बजट है। यह कहना है सरकार का। सरकार कहती है कि चाहे वो गरीब हो, खिलाड़ी हो, किसान हो, कृषि हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसे छोड़ा गया है और हर तबके का, हर सेक्टर का बखूबी इसमें उनका ध्यान रखा गया है और उनके डेवलपमेंट के लिए ये काम किया गया है। सरकार ये कहती है कि ये बजट सिर्फ इस साल का नहीं बल्कि हरियाणा के आने वाले 25 सालों की नींव रखी है इस बजट में। सरकार ये भी कहती है कि ये बजट का, ये हरियाणा का ये गोल्डन या डायमंड मॉडल है, ये वज्र मॉडल है और इसे वो अमृत बजट कहती है। हमने कहा सरकार इसे अमृत कह रही है, लेकिन ऑपोजिशन क्या कहती है? और लोकतंत्र में सरकार के साथ साथ एक स्ट्रांग ऑपोजिशन का अपना महत्व होता है। तो सरकार के इस, यानी कि मनोहर लाल जी के इस तीसरे बजट को विपक्ष की नजर से समझने हम पहुंचे हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास। बहुत बहुत स्वागत है हुड्डा साहब। सरकार कह रही है कि ये थर्ड बजट है बतौर फाइनेंस मिनिस्टर मनोहर लाल जी का और कह रहे हैं कि ये तीसरे बार में ही ये गोल्डन बजट है, ये अमृत बजट है और आने वाले 25 वर्षों की नींव इस बजट में है। देखिए, जहां तक बजट का सवाल है, बजट में तो कुछ नहीं है, थोथा बजट है, लिप सर्विस है, भाषण ही भाषण है। और ये पहले भी ऐसा होता रहा कि कभी भी जो इन्होंने बजट पेश किया, अचीवमेंट कभी नहीं की, जितना भी है उससे कम ही अचीव किया। और ये कर्जा ही बढ़ाते रहे। 2014 में कर्जा वैसे 60,000 करोड़ था, लेकिन 2015 जो बजट दिया उस समय 70,000 करोड़ था कर्जा। अब 2,43,000 करोड़ तक पहुंच गया। तो आप क्या समझते हो? जीएसडीपी तो 2 गुना बढ़ी और कर्जा 3 गुना बढ़ गया। लेकिन बजट का वॉल्यूम तो बढ़ गया ना। 1,77,255.99 करोड़ का बजट, यानी पिछले साल की तुलना में 15.6% का इजाफा। वो इन्फ्लेटेड बजट देते हैं, ये इन्फ्लेटेड बजट देते हैं। मैं आपको देता हूं, 15-16 में इनकी अचीवमेंट रही 85% दी गई और 16-17 में 83, 82 से और 83, 84, 85 एक दफा इन्होंने 92% अचीव किया। बाकी जो हर जगह हर बारी 10%, 15%, 15-18% तक डेफिशिएट इन्होंने बजट जो किया था वो इन्फ्लेटेड बजट दिया। वही इस बारी है, हर बारी ये अपनी करने के लिए, लिप सर्विस करने के लिए इन्फ्लेटेड बजट देते हैं। और अब भी इन्फ्लेटेड बजट दे रखा है। मैं आपको बताऊं कैसे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सीएजी की आप देखेंगे रिपोर्ट 19-20 की, तो 37 डिपार्टमेंटों का इन्होंने दिखाया था, 889 करोड़ का दिखाया था। तो उसमें से मैं आपको बताता हूं, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर 48 करोड़ इन्होंने दिखाया था जी। ठीक है जी। रूरल डेवलपमेंट में 103 करोड़ 5 दिखाया था जी। इरिगेशन और वाटर रिसोर्सेज में 137 करोड़ दिखाया था। एजुकेशन में 213 करोड़। वेलफेयर, SC ST जो इन सब्जेक्ट इसने सीएजी ने रिपोर्ट दी, वैसे तो और सब्जेक्ट जो इनकी वो था एक्सपेंडिचर दिखाया था टू बी अनाउंस्ड, इनमें से एक पैसा नहीं खर्च किया। मैं नहीं कह रहा, सीएजी कर रहा है, सिर्फ प्रोजेक्ट दिखा दिए। अब भी 57 जो है स्कीम चला रखी इन्होंने कि ऑन डाइट का पोर्टल एम्प्लॉयमेंट देगा क्या? पोर्टल खुलते नहीं इनके। तो ये सही काम है इनका। अभी आपके सामने देख रहे हैं। अब ये सरकार कहती है कि जीएसडीपी के बारे में, जब वो कहती है कि राजकोषीय घाटे को वर्ष 2021-22 के लिए 15वें केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित सीमा जीएसडीपी के 4% के भीतर रखने में वो सफल रही है। 3 पॉइंट समथिंग पे रखा है। देखिए, आप कह रहे हैं जीएसडीपी बड़ा है जी, और इनके जो नीति है वो चल रही है 4 वाक की वाली
कर्ज लो, घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा। तो कर्ज तो आपकी भी सरकार में लेते ही थे ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ जी। 66 में हरियाणा बना, हाँ। 66 लेके 2014 तक 60,000 करोड़ था जी। वो 7 साल में इतना कैसे हो गया। और ये देखिए ना, स्टेट का जो स्टेट डेप्ट है, वो डेप्ट उसमें पड़ रही है, ये ट्रैप में आ रही है। स्टेट डेप्ट जो है वो 2015 में जब इनकी पहली बार सरकार बनी, आधा साल इनका ही था, वो 19.28% था जीएसडीपी का। अब वो बढ़कर 27% हो गया, 27.8 हो गया। तो फिर जीएसडीपी बढ़ गई, उतना कर्जा बढ़ा रहे। मैं क्या क्या कर्जा जो सरकार या स्टेट के ऊपर जो बजट में कर्जा है, मैं उसके बारे में सरकार के लोगों से पूछता हूँ कई बार, ऑफ द रिकॉर्ड ही पूछता हूँ। मैं बोलता हूँ कि जब पहले आपके टेन्योर यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट आई, उसके पहले कर्ज इतना था, तो उनका मुझसे सवाल ये होता है कि ये बताइए कि टोटल जो वॉल्यूम था बजट का वो कितना था। अब 1 लाख के ऊपर चला गया, 1,27,000, 1,77,255 करोड़ है। मैं बता रहा हूँ ना, कर्जे की देखी जाती है जीएसडीपी के साथ। जीएसडीपी कितनी है, 2015 में कितना परसेंट था, 2015 में 19.28% था। वो आज जीएसडीपी तो बढ़ा है ना उसके, लेकिन परसेंटेज कर्जे की देखो 27% पहुंच गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हो इनका। भाई कोई काम तो हो, हमारे समय में तो काम हुए इतने, इनके काम तो गिनाए है। और जो एवरेज ग्रोथ रेट है जीएसडीपी की तो 13% के करीब है, लेकिन कर्जे की 18% है बढ़ोतरी, 18% बढ़ रहा है। आप भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं और कई वर्षों तक आपने सरकार चलाई है, तो आपको भी अनुभव है। ये सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, ये डेफिसिट में ही स्टेट गवर्नमेंट या इवन सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं एक बार किसी बड़े मतलब जो बिजनेस इकोनॉमिक्स को जो समझते हैं वो कह रहे थे कि कर्ज जो है वो लेकर के डेवलपमेंट का काम करना सरकार के लिए बेहतर रहता है। करें गवर्नमेंट का कोई काम तो बताएं। इस 7 साल में ये काम हुआ है। बनते ही इन्होंने कहा था, पहला इनकी अनाउंसमेंट थी, हम जो करनाल की जो मेडिकल कॉलेज है चावला के नाम जी, तो उसको हम बनाएंगे, कल्पना चावला के नाम जो है उसको हम मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अब तक 4 दीवारी बनी है, कहीं शिफ्ट नहीं हुई वो यूनिवर्सिटी। जो मेडिकल कॉलेज हमने बना था वही है। इसी प्रकार से इन्होंने कहा फिर हर जिले में हम सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। कौन से जिलों में बन गया भाई जी है। इसी प्रकार से कोई यूनिवर्सिटी बनाई। मैं आपको बताता हूँ हमारे टाइम का बताओ, इनका एक टाइम भी हमसे पूछ रहा तुम इंस्टीट्यूट, मेरा इंस्टीट्यूट जो है हमने, आप पंचकुला से शुरू हो जाओ, पंचकुला में हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के लिए जमीन और सब सैंक्शन करवाया। उसके बाद हम पहले मैंने भी हेल्थ वाला ही खोल लिया है सरकार का। जो आप मेडिकल, एक तो सरकार ने कहा था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक वो बनाएंगे। कौन से अभी इस बार के बजट में उनका ये कहना है कि पीजीआईएमएस रोहतक में किडनी ट्रांसप्लांटेशन की सुविधा हम शुरू करेंगे। सेकंड, वो कहते हैं कैथल, सिरसा, यमुनानगर में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना आरंभ हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि जमीन अक्वायर हो गया और उस पर कार्रवाई शुरू हो गई। अभी तो मतलब वही वो कर रहे हैं ना, बनेगा 7 साल में नहीं मेडिकल कॉलेज बना, तो अब 2 साल में बन जाएगा क्या? 7.5 साल में नहीं बना? मेरे को आप बताओ। हमने तो हमारे 7 साल में तो इतने मेडिकल कॉलेज बनाए, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, इनने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई बताएं मेरे को। ये कहते हैं कि पलवल, चरखी दादरी, पंचकूला, फतेहाबाद में भी नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। जींद, भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा, यमुनानगर, पलवल, चरखी दादरी, पंचकूला और फतेहाबाद में मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज खोलने का ये निर्णय, ये सरकार के आज मतलब इस बजट में है। ये मैरिज दिखाते हैं, मेरा जो था मिराज दिखाते हैं। मैंने कहा लिप सर्विस है भाई। जैसे कहा इन्होंने कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी 2022 तक। कहाँ हो गई? आज किसान की क्या आमदनी है? आज किसान का मेरे ख्याल 55,000 रुपया वो है, हाँ 55,000 पर एनम है किसान की, पर किसान इनकम तो कितने हजार रुपए महीने के हो गए? ये तो आमदनी डबल कहाँ से होगी भाई? डबल कैसे होगी? 55,000 है तो 5,000 रुपए महीने का भी नहीं हुआ बस। हाँ, ये तो मैं सरकारी फिगर बता रहा हूँ आपको। 12-25 60 एनएसएसओ की है ये फिगर जी। ये फिगर एनएसएसओ की है, मेरी नहीं है। और अगर 5,000 भी नहीं होता है
तो पर डे का जो न्यूनतम जो वो आपका भी नहीं, वो लेबर भी एक्ट है उसको- वो 300 रुपए वाला भी नहीं वो होता, भी नहीं, 300 रुपए भी पर डे इनका होता है, वायदा था 9,000 होता है। दुगनी आमदनी करेंगे। जी। किस फसल की लागत तो बढ़ा दी इन्होंने। देखिए खाद की कीमत बढ़ा दी, पेट्रोल डीजल की आप देख रहे हो जी। आसमान को चूमने और बढ़ने वाली है। खाद की बढ़ा दी, पेस्टिसाइड्स पे लगा दी। मेरे समय में ना पेस्टिसाइड्स पे टैक्स था, ना खाद पे टैक्स था, और डीजल पूरे आसपास के उसमें सबसे सस्ता था। वहां हरियाणा में घुसते ही पेट्रोल पंप पे लगता था, लगा हुआ था बोर्ड, दिल्ली से सस्ता डीजल। अब दिल्ली में घुसो तो वहां लिखा हुआ है हरियाणा से सस्ता डीजल। चंडीगढ़ से क्या नाम, चंडीगढ़ में सस्ता डीजल है। पंजाब, मतलब आप ये देखे ना, जो 9%, 9 कुछ था जिस पर वैट, वो इन्होंने बढ़ा के 18% कुछ कर दिया। इतना बढ़ा रहे, तो लागत तो बढ़ा दी किसान की, आमदनी का आमदनी तो घटा दी। और एमएसपी मिलती नहीं। ये तो इसमें भी लिखा है, आज के बजट में भी लिखा है इतनी एमएसपी देंगे हम, मक्का की भी एमएसपी देंगे। आपको भी मेरे साथ मंडी में चलना है तो मैं भी टेलीफोन करता हूँ पिपली मंडी में, उनको क्या इस मक्का पे एमएसपी मिली कभी? बाजरे पे एमएसपी के झगड़े पड़े रहते हैं। जी। ये आपने कृषि की बात छेड़ दी, मैं तो हेल्थ पे था। वो कहते हैं कि किसानों को किराए पर, एक नई वो बीजेपी के लोगों का कहना है सरकार का, कि ये जो कटाई और तमाम तरह की जो मशीनों की जरूरत पड़ती है, किसानों को किराए पर मशीनें उपलब्ध कराने हेतु 5 मशीन बैंक केंद्र की स्थापना की जाएगी। और ये एक है, मत्स्य पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जाएगी। इसमें और भी लिखा है किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। नहीं, इसमें लिखा है, इसमें मत्स्य पालन में देखो, आप बजट की निकाल के कॉपी देखो, उसमें लिखा है। और 17 से कह रहे हो किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, आप आज फिर कह रहे जी किसान की दुगनी आमदनी करने के लिए हम ये फिशरीज के उसमें सुविधा दे रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि किसानों की आय जो वार्षिक है वो 55,000 है। हाँ? तो ये ऑफिशियल फिगर है या आपका, मतलब आपका इन्वेस्टिगेट किया हुआ या रिसर्च? नहीं, ऑफिशियल है ये ऑफिशियल है। हाँ? मतलब अगर ये है ऑफिशियल और किसी अगर मानक संस्था का रिलीज किया हुआ फिगर है तो ये चिंताजनक है बहुत। ये एनएसएसओ का है, सरकारी वो है जी। तब तो वो 2021 की रिपोर्ट है ये। तो 300 रुपए पर डे भी नहीं हुआ जो, तो मेरी थोड़ा ये आंकड़े जी, मेरे आंकड़े नहीं है। ये जो कहते हैं कि किसानों को मशीन उपलब्ध कराया जाएगा, एक मशीन केंद्र बैंक बनाया जाएगा। जब यही इनका कहा हुआ बता रहा हूं मैं, किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी कराई जाएगी। हाँ। करा दी हो तो ये भी हो जाएगा। एक मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में ये भी कहा, अगर हम किसानों की बात कर रहे हैं, कि जो एनजीटी का है 10 साल से ऊपर वाले ट्रैक्टर नहीं चलेंगे, उसके बारे में क्या सरकार से बात हुई? तो क्या मुख्यमंत्री जी ने पासिंग रेफरेंस पे कहा कि इसी सत्र में हम बिल लाएंगे? हाँ, बिल लाएंगे। तो ये बात हो गई 2025 तक का। वो क्या तो हम समर्थन करें इस बात का? क्या स्वरूप है उसका, क्या रहेगा? बिल लेके आएंगे, ये 2025 तक उनको नहीं छेड़ा जाए, वो ले आए। अच्छा, तो इसका समर्थन करेंगे। बल्कि एनजीटी से बात करनी चाहिए। ट्रैक्टर 10 साल में ट्रैक्टर का तो कुछ बिगड़ता ही नहीं है। भाई गाड़ी की, डीजल की गाड़ी हो तो वो तो चलती है, एवरेज कई 100 किलोमीटर की आती है। ट्रैक्टर तो सीजन पे चलता है, जो मतलब 10 साल का है ट्रैक्टर। मेरे पास, मैं भी खेती करता हूँ, हमारे पास तो 25-30 साल के ट्रैक्टर मिल जाएंगे वहां उत्तराखंड में। कभी कुछ होता ही नहीं, ट्रैक्टर का कोई बिगड़ता ही नहीं। तो उस पर बिल आ जाएगा, क्योंकि हाँ, आना किसान यूनियन की भी एक जबरदस्त नहीं आना चाहिए। हम तो इस बात का वो हूँ, बल्कि एनजीटी में हरियाणा सरकार को इस बात को वो करना चाहिए। जी। तो ये उम्मीद है कि इस बार आ जाएगा इस सेशन में, बिल आएगा। नहीं, हम जब वायदा किया था, हम मजबूत करेंगे इनको, लाएंगे बिल। एक मैंने बजट में देखा कि गुड़ की तो खूब चर्चा होती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। गुड़ हाँ। ये मैं देख रहा था कि हैफेड द्वारा गुड़ इकाई की भी स्थापना की जाएगी। नहीं, देखो वो जो है, क्योंकि ये शुगर मिल जो में पूरा गन्ना ले नहीं पाते हैं, ये किसान की पेमेंट कर नहीं पाते हैं। नारायणगढ़ बेशक प्राइवेट मिल हो, मेरे टाइम में भी था, 1 पैसा किसी किसान का नहीं बचता था हर साल में। अब 90 करोड़ या कितना रुपए नारायण के किसानों का है, बेशक प्राइवेट मिल है। मैंने तो खुद प्राइवेट मिलर को, मालिक को बुला के कह दिया भैया तो छोड़ दो या पेमेंट करो, किसी का नहीं बात था। अब हर साल यही झगड़ा रहता है, फलाने मिल की शुगर मिल की पेमेंट बाकी है, इतना है। गन्ना जो है जब तब यूपी में ले जाते हैं,
यूपी में पेमेंट नहीं मिलती, किसान की दुर्गति हो रही है। एक और मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूं, इसमें मैंने बजट में ही देखा कि एक मुश्त निपटारा योजना है। इसके तहत 30 नवंबर 2022 तक फसली ऋण एवं अन्य लघु या मध्य अवधि के ऋणों की मूल राशि का भुगतान अगर किसान कर दें तो जो पेनाल्टी लगा था और पेनाल्टी के ऊपर जो इंटरेस्ट था सरकार कह रही है उसको माफ कर देगी। देखिए वो तो हमारे समय में था जी। ये जो है जो फसली ऋण है उस पे ब्याज 0% था। ये हमने ये फैसला कर दिया था। और ये जो है आपका, मैं जो है उसके वर्किंग ग्रुप का चेयरमैन था एग्रीकल्चर पे जी। कि इनका किसान की आमदनी सस्टेनेबल कैसा हो। उस टाइम में क्या था, जो पूरे देश में इस पे फसली ऋण पे ही और उस दूसरे उस पे भी कहीं 12% ब्याज लगता था, कहीं 13%। तो ऐसा ऐसा कम किया और उस समय मैंने उसमें रिकमेंडेशन थी वो जो मानी गई प्रणब मुखर्जी फाइनेंस, पूरे देश में आज फसली ऋण पे 4% ब्याज है। कोई बैंक चाहे प्राइवेट हो चाहे कोऑपरेटिव हो 4% से ज्यादा नहीं ले सकता। उसको वो करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको वो करती है, पेमेंट करती है उसकी उससे बाद। और हरियाणा में वो 0% कर दिया था हमने कोऑपरेटिव बैंक्स में, उन बैंक में नहीं कर सकते थे। तो ये इन्होंने कहा है, तो ये तो सिर्फ जो है ना, अब क्या कहूँ, तो मतलब ये 4% भी माफ हो जाएगा। ये तो वो क्या कहते हैं, सुहाने वाली बात है कुछ नहीं। एक और मसला है, मैंने देखा कि आज जब मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे, बजट पढ़ रहे थे, तो शुरुआत में ही उन्होंने महिलाओं पे बड़ा जबरदस्त फोकस किया और ये कहा कि सुषमा स्वराज पुरस्कार योजना एक वो लेकर के आ रहे हैं, 5 लाख की नगद राशि। उसके अलावा फरीदाबाद, गुड़गांव और पंचकुला में महिलाओं के लिए नए आवास बनाए जाएंगे और स्वयं सहायता समूह के ऋण की संपूर्ण ब्याज राज्य सरकार वहन करेगी, आधे से अधिक 1,80,000 से कम। मतलब एक फोकस था दीवानी में। फोकस नहीं था, फोकस होना चाहिए था। महिला कॉलेज की आज महिला दिवस है जी, महिला दिवस पे फोकस होना चाहिए था। किस बात पे, जो मार्टियर्स की बीवी हैं, जो हमारी फौजियों की बीवी हैं, एक्स सर्विसमैन की बीवी हैं, वो ऑर्गेनाइज उसमें हैं, उनकी मदद होनी चाहिए थी। और कोई ऐसी स्कीम देनी चाहिए थी जो आम महिला को फायदा पहुंचे। ऐसी इसमें तो कोई वो नहीं है। ठीक है, पुरस्कार रख दिया सुषमा जी के, सुषमा जी नहीं देश की नेता थी, मेरे भी बहुत व्यक्तिगत संबंध थे, लेकिन उससे आम महिला को तो कुछ लाभ पहुंचने वाला नहीं। रखना चाहिए, मैं इस बात से उसमें नहीं हूं, लेकिन आज महिला दिवस पे बजट दिया और महिलाओं को निराश ही किया है। चलिए हम एजुकेशन पे आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने इस बार देखा, नोटिस किया कि नूह मेवात वाले इलाके पे भी सरकार का कुछ ज्यादा ही ध्यान है। नूह में नए बहुविषयक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और स्कूल हेल्थ कार्ड कार्यक्रम के तहत 25 लाख छात्रों की स्वास्थ्य जांच की जाएगी। 326 नए संस्कृति मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को मुफ्त में कनेक्टिविटी के साथ टैबलेट दिए जाएंगे। तो ये मैंने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये मुफ्त टैबलेट है, हेल्थ चेकअप है। पहले कहा था 8वीं से 10वीं तक के मुफ्त। हाँ, ये पिछली बार कहा तो था कि 8वीं से 12वीं मिल गए उनको। ये तो आप मुझसे ज्यादा हरियाणा में रहते हैं। मिल गए तो बताओ, मैं तो कहीं छोड़ा नहीं जी। तो अब 10वीं से 12वीं हो गई, पिछली बार 12वीं से 14वीं हो जाएगी, फिर 14वीं से 16वीं हो जाएगी, चलता रहेगा। आप बताइए, जो एजुकेशन का सवाल है, मेवात का सवाल है, वहां मेडिकल कॉलेज हमारे समय बन गया था, बहुत अच्छा। आज उसका डायरेक्टर भी नहीं है वहां और डॉक्टर भी नहीं है, डॉक्टर भी वो नहीं है वहां। एक यूनिवर्सिटी की बात, हमने यूनिवर्सिटी वहां बनी थी, यूनिवर्सिटी बनानी थी मेवात में, लेकिन मैं इन टोटलिटी शिक्षा का लेता हूं आपको। शिक्षा का क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये है कि वो जो इसका बजट का टोटल उसमें से एक्सपेंडिचर 6% होना चाहिए, लेकिन ये आप निकालेंगे 20, 21, 22, 23 का, तो
कुल जो है 2% है SGDP का। इस बार जो एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर में पिछले साल की तुलना इस साल के बजट में 18.45 वो तो मैंने कहा का इजाफा दिखाया है। इन्फ्लेटेड है ना जी। मैंने बताया ना आपको, ये तो मेरे फिगर है, आप देखो जी। 2% है, 2% है इसका SGDP का, जबकि होना चाहिए 6%। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, क्या टीचर ही नहीं है, स्कूल खाली है, स्कूल में मास्टर नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, और दफ्तर में कर्मचारी नहीं, कर्मचारी मतलब हड़ताल पे रहते हैं, और खजाने में खजाना खाली है। ये स्थिति है। मतलब मैं कई बार मजाक में कहता हूं कि बजट पेश हो ना तो ऑपोजिशन के लोगों को बजट पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो 2-4 लाइनें पेटेंट हैं, वो कह सकते हैं कि ये जी आंकड़े लोगों के आंख में धूल झोंकने वाले हैं, नहीं, मैं तो ये सब फरेब मैं है। तो ऑथेंटिक आंकड़े दे रहा हूँ आपको जी। 2% खर्च कर रहे हैं एजुकेशन में। जी। इस तरह स्वास्थ्य पे है, हाँ। स्वास्थ्य पे आओगे तो मतलब होना चाहिए। तो स्वास्थ्य में जो ये आज बजट में कह रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा मैं आपके सामने ला रहा हूं, वो कहते हैं कि जो आयुष्मान भारत योजना है उसमें जो वार्षिक आय 1,80,000 तक वालों को वो सुविधा मिलती है। कह रही है कि स्टेट गवर्नमेंट अब 3 लाख रुपए तक वालों को 70% या उससे अधिक विकलांगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देगी। एक तो ये जोड़ दिया उन्होंने, और अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना के इलाज में 75% राशि भुगतान 15 दिन के अंदर, और 1,80,000 तक आय वाले, वार्षिक आय वाले परिवारों को 2 वर्ष में एक बार निःशुल्क समान स्वास्थ्य सुविधा, और छोटे कस्बों और बड़े गांव में अस्पताल एवं नर्सिंग होम खोलने पर 3 साल तक ऋण के ब्याज में 2% की छूट। ये चलेगा ना, अपने इलेक्शन से बाहर चलेगा। कई चीजों में आप देखा होगा, पढ़ा होगा जी। कि ये हम 2030 तक पूरा करते, जैसे 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी कर रहे थे ना, अब बहुत सारी चीजें 2030 तक करेंगे। ये तो 29 का चुनाव भी पार करना चाहते हैं, 24 के बाद 29 में होना ना, उसके आगे का भी टारगेट दे रहे हैं। लेकिन है क्या असलियत? स्वास्थ्य जो है हेल्थ में है, नेशनल जो है हेल्थ पॉलिसी है 2017 में, उसकी रिक्वायरमेंट थी कि 8% टोटल SGDP का होना चाहिए हेल्थ पे। इनका कितना होता है? 4%, आधा 4%। मैं बता रहा हूं आपको, 2021 के बजट में 3.9%, 21 और 22 में 3.9%, 22 और 23 में 4%, वही 4%। मतलब 50% जितना होना चाहिए। 100 रुपए खर्च होना चाहिए हेल्थ पे, तो आप कह रहे हैं कि 50 रुपए खर्च होता है। वो भी बजट में है, कितना होता है ये नहीं पता है। मतलब जितना बजट में होता है वो पूरा खर्च भी शायद होता हो ना होता हो। ये तो होगा भी नहीं। मैं बताया, आपको दिखाया था जी, जो प्रोजेक्ट दे दिए और खर्च चैनल किया है, वो बताया मैंने आपको। मेरी नहीं है, CAG की रिपोर्ट है वो। एक एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मसला है। और मैं देख रहा था, मेरी नजर थी आज के बजट पर, उन्होंने कहा कि 200 रोजगार मेले लगाने का लक्ष्य है, और अगले 2 वर्षों में, यानी कि ये अगला जो ये फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए बजट है और उसके बाद वाले में 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट दिलवाने के लिए एक मैंने नया देखा कि हरियाणा विदेश रोजगार प्लेसमेंट सेल है। यानी कि 1 लाख हरियाणा के लोगों को, ये पुराना है, हरियाणा विदेश रोजगार प्लेसमेंट वो है, पहले से है। तो ये 1 लाख लोगों को 2 साल में विदेशों में नौकरी दिलवाई जाएगी। और जो इंपॉर्टेंट एक और मुझे लगा कि ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया जाएगा। देखिए, ये मैंने आपको बताया, ये विरोधाभासी बात करते हैं। गवर्नर एड्रेस पढ़े आप, तो गवर्नर एड्रेस में लिखा है कि 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगा के 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आज आप पिछले 5-4 साल की इन्वेस्टमेंट देख लें। पहले 5,000 करोड़ थी मेरे ख्याल में 2015 में, आज तो 1876 करोड़ है। तो 1876 करोड़ लगाओ या 1600 करोड़ लगाओ, 2000 करोड़ लगाओ, तो 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 1 लाख करोड़ बनने में कितने दिन लगे? 50 साल। 50 साल का टारगेट दे रहे। तुम्हारी अचीवमेंट क्या है?
भाई विरोधाभासी बात करें, ऑथेंटिक आंकड़े हैं। इन्वेस्टमेंट तो इतनी है, जैसे उन्होंने मतलब ये इवेंट, ये जो बातें हैं ना, ये हैं इवेंट मैनेजमेंट की। मान लो एक इनाम रखा शर्मा जी नाम से, एक इवेंट कर देंगे, इवेंट मैनेजमेंट की तो हायर है ये, ग्राउंड पे नहीं। दिस गवर्नमेंट जो है वो इवेंट मैनेजमेंट और नॉन परफॉर्मिंग। मैं बैंक का डायरेक्टर रहा हूँ, बैंक के उसमें क्या होता है, बैंकिंग उसमें जब वापस नहीं आता तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट किया जाता है, एनपीए। हाँ एनपीए, एनपीए है ये, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। एनपीजी है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। चलिए, ये एक और मैंने बजट में देखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 20,000 नए घरों का निर्माण हुआ है और ये आगे बढ़ाया जाएगा, ये कह रहे हैं। तो और दूसरा एक खाद्य और नागरिक आपूर्ति में एक और है कि बीपीएल और ओपीएच राशन कार्ड नहीं है, उन्हें पीडीएस के लाभार्थियों में शामिल करने का भी लक्ष्य रख रही है सरकार। जो ऑलरेडी हैं उनको कितना लाभ दे दिया। देखिए मैं क्या, ग्राउंड पे नहीं है, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। ऐसी बहुत सारी बातें, 57 या कितनी स्कीम है और सब कहते हैं पोर्टल बना रहे, पोर्टल रोजगार देगा, पोर्टल चलते नहीं। हाँ मतलब, लेकिन पोर्टल तो भाई अब तो इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, डिजिटल पोर्टल है, चलते नहीं घर ना, बैठे। चले तो पोर्टल जी, पर पोर्टल रोजगार तो नहीं दे सकता। आज भी 8 लाख लोग तो इसमें, हाँ 8,25,000 इसमें रजिस्टर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, जो कि वहाँ कम दिखाते हैं। तो इस हिसाब से ये सरकार, जैसे मैंने कहा, बिल्कुल विफल सरकार है। खेल और युवा मामले में सरकार की घोषणा है कि पंचकुला में हरियाणा राज्य खेल संस्थान की स्थापना और प्रदेश में 1100 नई खेल नर्सरियां खोले जाएंगी, जिसमें प्राइवेट नर्सरियां भी नहीं, प्राइवेट नर्सरियां खोले। अब देखिए ना, गौशाला की बात करते हैं, आज कह दिया समाज सेवी है, प्रोत्साहन देंगे। तुम क्या करोगे भाई गौशालाओं में? गौ रक्षक हैं, मान लो आज काउ प्रोटेक्शन कैसे आई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है ये, देश के संविधान में, और ये तो रिकॉर्ड की बात है। उसका प्रस्ताव मेरे पिताजी ने दिया था गौ रक्षा के लिए, और वो मंजूर हुआ था। इस संविधान में नहीं डरा था पहले, बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डरा था ये। तो वे साहब तो सदन में कह रहे थे कि अब तो कांग्रेस वाले लोग भी गौ रक्षक हो गए। पहले किसी को, पहले जब हुड्डा साहब थे तो मतलब गौशाला और गौ रक्षा की चिंता नहीं थी, अब सब गौ रक्षक हो गए। मैं तो रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ। मैं तो यहाँ मुख्यमंत्री था जब, रोज सुबह गौ को रोटी देके ही दफ्तर में जाता था। मेरे से, हमारे से बड़े कौन हिंदू है? तो वे साहब तो कह रहे हैं कि ये सब नए वाले सर्कमस्टांसेस ने इनको गौ सेवक बना दिया है। इसको वोट के लिए इस्तेमाल नहीं किया धर्म को। बाकी मैं तो ये रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ आपको। तो कहो तो मैं प्रस्ताव दिखा दूंगा, मैं उसकी पार्लियामेंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की प्रोसीडिंग निकाल दूंगा। मेरे पिताजी ने ये प्रस्ताव रखा जो मंजूर हुआ, संविधान में था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाला गया। तो ये सब बात पहले तो कभी बताया नहीं आप लोगों ने? बताने की जरूरत नहीं, कोई उस नाम से वोट थोड़ा लेनी है हमने। हम कोई मतलब राजनीतिक जो है इस बात का नहीं करते हैं। राजनीति अपने अपने कर्म से और अपने उस कार्यशैली से जी। क्यों, हमारे लिए तो 36 बिरादरी सब एक है और गाय पूजनीय है। हम तो 3 ही माताओं को करते हैं भाई, 3 माता। अच्छा, क्या क्या? धरती माता, मेरी जननी माता, गौ माता, 3 माताओं को मानते हैं। मतलब बीजेपी वालों ने, मतलब आपके राहुल गांधी भी वो जनेऊ और ये सब पहनने लगे। मैं तो बताया आपने, मैं तो आर्य समाज से हूँ। जाके देख के जाओ खड़वाली में गौशाला, मेरे दादाजी ने स्थापना करी थी जी, और हमारा चुनाव चिन्ह भी रहा है जी। मतलब बीजेपी राज में आपको पुराना चुनाव चिन्ह वगैरह वगैरह सब याद आने लगा? नहीं, मेरे को, मैं तो वही हूँ। मेरी तो सोच वही है, मेरी सोच नहीं बदली है। मैं कोई राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कोई ये नारे देने वाला नहीं हूँ। ठीक है। मैं तो एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ, मेरे को मालूम है कितनी
उन लोगों ने त्याग किया है। बहुत सारे लोगों का तो पता भी है, शहीद हुए। बहुत सारे तो उनके गांव और नाम का भी नहीं पता है, जो इस देश के लिए मर मिटे, समझे ना। जी, मैं उस पे आता हूं जरा सर, बजट पे बढ़ते हैं। ये लोक निर्माण में कह रहे हैं कि 300 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण और 6000 किलोमीटर सड़कों के सुधारीकरण का लक्ष्य, और प्रदेश में 22 रेलवे ओवरब्रिज, आरओबी और वाहन अंडरपास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य तो अच्छा है, लक्ष्य अच्छा है जी, लेकिन सड़कों का रख रखाव की बात जो कह रहे हैं, आप मेरे साथ चलो जी। गड्ढों में सड़क मिलेगी, सड़क में गड्ढे नहीं है। वो 7 साल में क्या हुआ भाई? कहाँ ऐसी सड़क कहाँ? मेरे साथ चलो, मेरे गांव में मैं चलो। तो कहीं टोल देता परेशान रहता टोल हूँ। टोल नहीं, ये तो आप इसका मतलब टोल रोड पे चलते हो, वो तो इनकी है नहीं ना। हाँ, वो तो नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे पे चलते हो आप जी। जो इनकी स्टेट की है रोड, वो एक भी बताओ कहीं एग्जाम्पल आप इसका मतलब आप जाते बताइए नहीं, सर। आप जाते ही नहीं। नहीं, मैं जाता हूँ, खूब जाता हूँ। मैं तो पूछना चाह रहा हूँ कि आप बताइए कौन सी सड़क? आप ये खट्टर साहब भी सुन रहे होंगे, हो सकता है कल बन जाए। मैं एक बात बता रहा हूँ, नेशनल हाईवे छोड़ के जी, किसी स्टेट हाईवे उतर जाओ आप, सबकी हालत खराब है। किसी पे उतर जाओ, किसी गांव में चले जाओ, अब देखो ना, ये मेंटेनेंस का जैसे गांव की सड़क है, पहले मार्केटिंग बोर्ड देता था खर्चा, अब उससे भी कह दिया पंचायत करेगी, जिला परिषद करेगी। अरे जिला परिषद में तो पहले था, रोड और ये स्वास्थ्य और स्कूल पहले थे, उनसे लेके तो सरकार ने किया था, क्योंकि सरकार ताकि नीचे तक बाइफरकेशन हो। टैक्स सरकार लेती है। सर, बिजली एक बड़ा मसला रहा है, और इस सरकार का ये कहना है कि हुड्डा साहब के समय में जो बिजली में घाटा हुआ करता था और जो बड़ी लचर व्यवस्था थी, अब इस सरकार ने पूरा मसला चकाचक कर दिया है, और कह रहे हैं कि जो सरकारी दफ्तर होते हैं वहां पे बिजली बकाया बहुत जबरदस्त होता है, इसलिए अब प्रीपेड मीटरिंग सिस्टम हम सरकारी कार्यालयों में लगाने जा रहे हैं। सरकारी कार्यालयों को तो बिजली बिल देना ही चाहिए, पहले क्यों नहीं देते? प्रीपेड लगा रहे हैं, सरकारी कार्यालय क्यों नहीं दी भाई? बहुत पेंडिंग है, बहुत सारे ऑफिस में तो बहुत भारी भरकम बकाया है। फिर क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं लेते? बिजली आपके ठीक कह रहे हो, 2005 से पहले बिजली एक इलेक्शन इशू होता था, बिजली पे ही गवर्नमेंट गिर जाती थी और बिजली पे बन जाती थी, क्योंकि बिजली की कमी बहुत थी। वो बिजली, आज बिजली सरप्लस पैदा करता है। इन्होंने 7.5 साल में 1 यूनिट नहीं पैदा करी है, हमने लगाया। हमने यमुनानगर में थर्मल प्लांट बनाया, 2 थर्मल प्लांट लगाए झज्जर में, 1 थर्मल प्लांट लगाया हिसार में, और आपका 1 न्यूक्लियर प्लांट लगाया फतेहाबाद में, जिसकी बिजली आनी शुरू होगी, लोगों को बहुत फायदा होगा। इस प्रकार से पानीपत के हमने एनहांस करे, फरीदाबाद में जो है उसको भी। तो बिजली का आज उत्पादन जो है, हरियाणा में इतनी क्षमता है कि सरप्लस पैदा करे, लेकिन ये पूरी कैपेसिटी से पैदा नहीं करते हैं। ये कागजों में दिखाते हैं कि आज इतने हमने 24 घंटे बिजली मिलती है। मैं जहाँ जाता हूँ तो कहते कई घंटे शहरों में कटती है, गुड़गांव में कटती है बिजली। वो तो इसी बजट में कह रहे हैं कि 5000, ये तो इसी बजट में कह रहे हैं कि प्रदेश के 5569 गाँव में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति है। शेष गाँव में 2022-23 में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। को पता नहीं, मैं भाई चांद कर्नल साहब ये बैठा है, गुड़गांव में रहता है, इससे पूछ लो गुड़गांव में क्या हाल है। गाँव की तो बात छोड़ो, 3 से 4 घंटे का कट है, 3-3 घंटे का कट है। तो अब इस बात लिप सर्विस का तो कोई मेरे पास इलाज नहीं ना। रोडवेज के बारे में आपका क्या आकलन है? सरकार के लंबे चौड़े वादे हैं, कहती है कि 2000 नई बसों का ऐड करने का लक्ष्य है, और बहुत तरह की। हाँ, 2000 जब मान लो जी 14 में अगर 4000 बस का बेड़ा था तो घट के 2000 हो गया। टारगेट कह रहे हैं कि 2000 और ऐड करेंगे, और तो पहले घट के 2000 हो गया, इतने ही ऐड करेंगे, इतने 2000 भी कंडम हो लेंगे, उनकी जगह रिप्लेसमेंट कर देंगे जी। और क्या करेंगे भाई? तो, घटा क्यों? हाँ। बेड़ा घटा क्यों? और नहीं घटता तो ये रोडवेज वाले क्यों हड़ताल कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं हड़ताल? जो भी मैं कह रहा हूं, कर्मचारी दफ्तरों में नहीं मिलते।
तो आपके अनुसार मतलब बजट जो है बस वही है, आंख में धूल झोंकना, आंकड़ों का खोखला खेल, बजट, लिप सर्वे। खोखला बजट। मैं तो खड़ा होकर यही कहा जब उन्होंने बजट कंप्लीट कर दिया। हाँ, वो मैंने देखा कि वो कंप्लीट किए और दूसरे आप तुरंत नहीं, मैंने कहा ये बजट नहीं है, ये भाषण है। ये भाषण है, बजट नहीं है, खोखला बजट है, लेने देने को कुछ नहीं, जयराम जी की बाबा। चलिए सर, ये तो हरियाणा बजट हो गया और 10 तारीख बड़ा महत्वपूर्ण है हिंदुस्तान के लिए। हाँ, बिल्कुल। देश की राजनीति के लिए। बिल्कुल। 5 स्टेट में तो है। हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है। हर चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि 2 स्टेट तो ऐसे हैं जो हरियाणा से लगे हुए हैं, बाकी की तो मैं उतनी चर्चा ना करूं। एक वेस्टर्न यूपी का इलाका है जो हरियाणा का बॉर्डरिंग है, एक पंजाब है। इन दोनों जो स्टेट हैं, इनके जो रिजल्ट है उसका हरियाणा पे असर पड़ेगा, क्योंकि लोगों की रिश्तेदारियां हैं, बोल चाल, खान पान, सब भाषा सब मिलती जुलती है। आपका क्या प्रिडिक्शन है इस बार, क्या रहे? क्योंकि इन दोनों कौन कितना प्रोटीन और कौन कितना कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम लेता है, उसका हरियाणा वाले राजनीति के भी सेहत पर असर पड़ेगा। नहीं, मेरे को लगता है पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, कांग्रेस की सरकार बनेगी, बन सकती है वहां। और यूपी में जो हमारी कांग्रेस की स्थिति थी पिछले इलेक्शन में, उससे ज्यादा बेहतर होके लेकिन मजबूत हो गई। मतलब वोट परसेंटेज में, सीट में नहीं, तो... सीट में भी इम्प्रूव करेंगे। हो सकता है हमारे हाथ में बैलेंस आ जाए, तो ऐसी परिस्थिति। मतलब आप तो इतने मैच्योर, इतने उम्र दराज, ये टीवी वाला स्टेटमेंट है या दिल वाला है? नहीं, टीवी वाला क्यों? अब टीवी वाले से बात कर रहा हूं मैं। हाँ, तो टीवी वाला है। नहीं, मैं जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो बताइए जी। आप पूरी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे हैं। खैर, एनीवे, टीवी कैमरा चल रहा है तो वो भी एक विवक्षता है। ये पंजाब में ये सिद्धू जी ने तो बहुत मदद की है। वो नवजोत सिंह सिद्धू है एक अमृतसर में, मतलब प्रेसिडेंट, सुना कि कांग्रेस को बड़ा मदद किया। मतलब वो है कि लोग पॉपुलर भी है, बहुत पॉपुलर है और लोकतंत्र में भरोसा भी रखते हैं। वो कहते हैं सबको मौका मिलना चाहिए, सिर्फ हम ही क्यों गद्दी पे बैठे। कभी बीजेपी भी बैठे, कभी आप भी बैठे, कभी ये भी बैठे, कभी वो भी बैठे। तो सिद्धू जो मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स है। नहीं, ऐसा है जी, वो तो आपके और मेरे कहने से, किसी कहने से नहीं। ना वो तो लोग मौका देंगे, बीजेपी लोग मौका देंगे। आप कह दो अब मेरे को मौका मिलना चाहिए, तो ना थोड़ा आप लोग आपको देंगे तो आप आ जाओगे, इधर हो जाएंगे। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में तो लोक शक्ति सबसे बलवान है, वो तो अल्टीमेट है सर। लोकतंत्र में तो जनता जनार्दन है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के लिए सिद्धू जनार्दन तो नहीं है। सिद्धू एक पार्टी के प्रधान है वो। अच्छा, आप चाहेंगे कि आपके साथ सिद्धू को जोड़ दिया जाए? सिद्धू दोस्त मेरा, उससे क्या है, बातें अलग है। तो कैप्टन अमरिंदर भी थे, कैप्टन भी उसके बाद चन्नी साहब भी थे। चन्नी साहब, क्योंकि मैं इसको ऑन अ वेरी सीरियस नोट मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट है कह रहे हैं, और चूंकि हम हरियाणा में हैं तो पंजाब के संदर्भ में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके नतीजे जो हैं हरियाणा के पॉलिटिक्स पे असर डालेंगे। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कई सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, इवन कई कांग्रेस के बड़े नेता ये कहते हैं कि कांग्रेस की ये स्थिति पंजाब में इतनी अच्छी चल रही थी। आपको याद होगा पिछला इलेक्शन कैप्टन अमरिंदर साहब को कांग्रेस हाईकमान ने फुल फ्लेजेड पावर दिया और उसका बड़ा एक अच्छा रिजल्ट भी आया। लेकिन इन फाइटिंग्स कांग्रेस में जिस तरीके से हुई पंजाब में, और जो नेशनल ड्रामा क्रिएट हुआ, उसने कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए, ये तो बात मैं आपसे सहमत हूं, आपस के खिंचाव में नुकसान तो हुआ कांग्रेस का, लेकिन फिर भी कांग्रेस वहां पे मजबूत है। पंजाब और वेस्टर्न यूपी के नतीजों का रिजल्ट हरियाणा के पॉलिटिक्स में कुछ पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा, या आपको लगता है नहीं ठीक है, वो अलग स्टेट है, हम अलग स्टेट है, उसका कोई हम पे असर नहीं पड़ेगा? दिल्ली का उसका रिजल्ट का हमारे पे क्या असर पड़ा? दिल्ली तो सबसे नजदीक हमारे, दिल्ली के तो 3 तरफ है हम, दिल्ली के तो 3 तरफ हरियाणा है। हाँ, तो आप तो हो सकता है कि दिल्ली वाले आपके आगे से भी हो और उधर पीछे से भी पंजाब से भी हो। दिल्ली में आप पार्टी इतनी मेजोरिटी ले गई, कांग्रेस का कोई भी नहीं बना। हो सकता है अगली बार उधर से भी, उस मोर्चे पे भी और पीछे वाले मोर्चे पे भी। वो तो अब थोड़ा ही 10 साल से वहां पे है जी, केजरीवाल जी। दिल्ली में वो ले गया, हरियाणा में तो कहीं जमानत भी नहीं बची उनके किसी कैंडिडेट की। फिर अपनी अपनी स्टेट का अपने अलग अलग
वो है, वातावरण होता है। वेस्टर्न यूपी में क्या रहेगा, कुछ रहेगा कांग्रेस का? किसानों के इतने शुभचिंतक रहे आप लोग, और पंजाब और वेस्टर्न यूपी तो मेन वो इलाका था, और हरियाणा जो किसान आंदोलन पूरा चलाया, तो वहां कुछ आप देखते हैं किसानों का इम्पैक्ट? क्योंकि मैं उसको हरियाणा के किसान मूवमेंट और उससे अगर जोड़ना, नहीं, वेस्टर्न यूपी के भी इन्वॉल्व थे किसान, क्योंकि किसानों की बात मांग वाजिब थी। जो 2-3 कानून थे वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में नहीं थे। वो तो ठीक है, और वो वापस भी हो गया। इसी वास्ते वापस तो वेस्टर्न यूपी के कितना नतीजों लंबा का, संघर्ष करना पड़ा। वेस्टर्न यूपी के नतीजों का असर कुछ पड़ेगा क्या हरियाणा पे? नहीं, मैंने कहा वो सबकी अपनी अपनी वो है, सबकी अपनी है। वेस्टर्न यूपी के अपनी राजनीतिक वो है, यहाँ अपना राजनीतिक। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो कांग्रेस के बड़े नेता, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, और उम्मीद तो इस खेमे में ये भी है कि हाईकमान कहे तो अगली बार भी सही। बहरहाल ये हाईकमान के हाथ में है कि हुड्डा साहब को अगली बार अपॉर्चुनिटी फुल स्टेज मिलती है कि नहीं मिलती है। ये जाते जाते मैं जानते आपको बड़ा मैं लोभी, सेल्फिश टाइप का, स्वार्थी टाइप का जर्नलिस्ट हूं। ये अगले चुनाव तक आपको पूरा वो मतलब पगड़ी वगड़ी रख देगी हाई कमान, या जैसे चल रहा है अभी वैसे ही चलता रहेगा? अपने काम से मतलब रखता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो आदत से मजबूर हूं सर, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन देखना होगा, जैसे मैंने कहा कि मैं आपकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। ये देखिए क्या होता है अगले इलेक्शन में। और महत्वपूर्ण ये भी है कि हरियाणा का बजट पेश हुआ है, उधर 10 तारीख को 5 राज्यों की में अगली सरकार किसकी बनेगी, सबों की नजर उस पे भी है। और खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के जो नतीजे आएंगे उसका हरियाणा पे असर निश्चित तौर पे पड़ेगा। ये देखते रहिए, 10 तारीख को जनता टीवी पे हम काउंटिंग पे लगातार दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जनता टीवी। और कुछ देर में आपको सीएम साहब के पास भी ले चलेंगे, पूछेंगे कि हुड्डा साहब ने, जो आपके अच्छे मित्र हैं, आपकी सरकार के बारे में क्या क्या कहा और आपकी बजट के बारे में क्या क्या कहा है, तो उनसे भी जवाब ले लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।